तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के बारे में। मतलब जीके भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और जीके से भी 50 क्वेश्चंस तक आएंगे। तो जीके भी पढ़ना चाहिए, तो मैंने अब इस वीडियो में जीके की शुरुआत की है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज ऑफ एमपी। तो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स में तो मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे लगा कि इसी में कवर हो जाएगा। जो मेजर डायनेस्टीज है एमपी की, उसमें सब कवर हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ मुझे इससे रिलेटेड जो मिला है मैंने वो कवर किया। तो शुरुआत करते हैं। तो एमपी का जो पीरियड है, उसमें हिस्ट्री में ऐसा नहीं बोल सकते कि स्टोन एज में कुछ नहीं था या प्री स्टोन एज में कुछ नहीं था, या और भी जो पीरियड रहे जैसे आफ्टर स्टोन एज, तो वो था। लेकिन उसमें मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ कवर करने लायक है या कुछ उसमें खास मिला हो। तो मैंने महाजनपद पीरियड से स्टार्ट किया। तो महाजनपद पीरियड से हम अपना हिस्ट्री शुरुआत करते हैं। तो माना ये जाता है कि किसी जमाने में 16 महाजनपद होते थे। उसमें से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश, जो हमारा अभी का प्रेजेंट एरिया है, उसमें आते हैं मतलब। तो उसका जो ईस्टर्न पार्ट था वो बुंदेलखंड का रीजन है, जो उसमें चेदी महाजनपद था और उसका कैपिटल शक्तिमती है। और ये महाभारत के पीरियड में इसके राजा शिशुपाल माने जाते हैं, जिनका चेतक जटक में भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर दूसरा महाजनपद था अवंती। तो अवंती महाजनपद कहाँ पे था? तो ये मॉडर्न डे में अभी जहाँ पे मालवा है वहां पे माना जाता है, उज्जैन के पास। तो उसकी वेत्रवती रिवर को ये वेत्रवती रिवर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करती थी, नॉर्थ अवंती एंड साउथ अवंती। और जो नॉर्थ अवंती थी उसका कैपिटल था उज्जैन, और जो साउथ अवंती थी उसका कैपिटल महिष्मती था। फिर उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी में अशोक जो था वो वहाँ का कुंवरपाल था, जिसको प्रिंस बोल सकते हैं, अम्रवती का। सॉरी, अवंती का, अवंती जनपद का। और उन्होंने इस वाले राज्य में पूरा रूल किया, राज किया, और फिर उन्होंने अपने कैपिटल बनाया उज्जैनी को। और अशोक ने शादी की थी महादेवी से, जो कि विदिशा की रानी थी। और उसके बाद उनके सन और डॉटर हुआ, जिनका नाम महेंद्र और संघमित्र था। फिर उसके बाद है शुंग डायनेस्टी। अब शुंग डायनेस्टी में आप इसको पहले से रिलेट मत करिए, मतलब इससे ये इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये अलग डायनेस्टी है। तो शुंग डायनेस्टी में पुष्यमित्र शुंग थे। उन्होंने अपने बेटे अग्निमित्र को भेजा विदिशा पे राज करने के लिए। तो उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि उसने गरुड़ पिलर बनवाया था। गरुड़ पिलर को हेरियोडोलस डोरस पिलर भी बोलते हैं, जो कि विदिशा में है। उसने, उसके बच्चे ने, मतलब जो सक्सेसर था, उसने बनवाया था, पुष्यमित्र के बच्चे ने। का नाम था अग्निमित्र। और उसके पिलर में जो डिस्कशन मिलता है, मतलब जो उसके बारे में बताता है, तो वो किसके बारे में बताता है? यूनानी एम्बेसडर जो थे, हेलियोडोरस, जो विजिट करने आए थे भागभद्र को। भागभद्र जो देखने आए थे, उनके जो यूनानी एम्बेसडर थे, उनके बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन है। फिर नाग डायनेस्टी। तो फाउंडर इसके कौन थे? वासु नाग थे। और ये डायनेस्टी ने भी विदिशा में रूल किया और ग्वालियर रीजन में भी रूल किया। फिर उसके बाद बोधी डायनेस्टी। बोधी डायनेस्टी का कहाँ पे? जबलपुर के आसपास जो त्रिपुरी एरिया कहलाता था, वहां पे बोधी डायनेस्टी ने रूल किया। देन माग डायनेस्टी। माग डायनेस्टी ने बुंदेलखंड में रूल किया। फिर गुप्ता डायनेस्टी। तो देखिए, मौर्यन डायनेस्टी के बाद गुप्ता डायनेस्टी एक इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद रखिए, क्योंकि इनके समय में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई। तो सबसे पहले एक ऐसा है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के सक्सेसर थे समुद्रगुप्त के, और इनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन रहे एमपी की हिस्ट्री में। इन्होंने एरन के बारे में जो बताया, एरन के इंस्क्रिप्शन जो सागर में मिले, वो इनके इनसे ही रिलेटेड थे। एरन एक, मतलब जो इंस्क्रिप्शन है सागर में मिला, जिसमें सती प्रथा के बारे में भी कुछ डिस्क्रिप्शन है, जिससे पता चलता है मतलब कि सती प्रथा थी। और समुद्रगुप्त के बारे में भी बताता है वो।
जो उनका इंस्क्रिप्शन है एरंड। और उससे ये क्लासिफाई होता है कि सागर जो शहर है एमपी में, उसका पहले नाम भोगनगर था। और ये माना जाता है कि जो समुद्रगुप्त थे उनने अपने बुढ़ापे की उम्र सागर में गुजारी। उनके कॉइन थे चंद्रगुप्त सेकंड के। वो कॉइन हमें सियोनी, हरदा और वरमाला, मतलब खंडवा में मिलते हैं। और उनके जो दो कुमार गुप्त रिलेटेड इंस्क्रिप्शन है वो मंदसौर में मिले हैं। और प्रयाग प्रतिष्ठी इंस्क्रिप्शन जो है उनकी, जो प्रयागराज में है, वो आदिवारा के बारे में बताती है। आदिवारा जो चीज है वो विदिशा और झांसी के बीच में मानी जाती है, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का मानना है। फिर ओलिका डायनेस्टी। ओलिका डायनेस्टी लेटर 4th सेंचुरी में, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे, एक मालवा में मंदसौर के पास एक ब्रांच थी। और इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन थे? तो नरवर्मन थे, सिंहवर्मन थे, जयवर्मन थे और बहुवर्मन थे। फिर परिव्रजक डायनेस्टी। तो परिव्रजक डायनेस्टी जब नॉर्थ में गुप्ता डायनेस्टी का राज था, उस टाइम पे जो पन्ना जिला है एमपी का, पन्ना रीजन है, वहां पे इस डायनेस्टी का रूल था, परिव्रजक डायनेस्टी का। फिर मैत्रक डायनेस्टी ऑफ पल्लवी। तो मैत्रक डायनेस्टी ऑफ पल्लवी जो है वो गुप्ता डायनेस्टी की पावर जब कम होने लगी, उस टाइम पे जो वेस्टर्न मालवा रीजन है उसमें मैत्री को पल्लवी रीजन नाम से भी जाना जाता है। और उसमें जो अभी प्रेजेंट रतलाम है वो एरिया आता था। तो व्हेन द गुप्ता डायनेस्टी पावर वाज डिक्लाइनिंग इन दैट टाइम, हिज डायनेस्टी स्टार्ट रूलिंग इन वेस्टर्न मालवा में। वेस्टर्न मालवा में ये वाली जो डायनेस्टी थी उसने अपना रूलिंग स्थापना, मतलब जो अपना राज्य स्थापन शुरू किया। और वो एरिया भी रतलाम में आता है प्रेजेंटली। फिर है मुखारिज डायनेस्टी। तो मुखारिज जो थे वो गुप्ता रूलर्स ही थे, लेकिन जो गुप्ता की पावर थी वो कम होने लगी, तो ये मुखारिज जो थे वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर बताने लगे। अब मुखारिज की भी बहुत सारी ब्रांचेस थी, उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रांच जो थी वो कन्नौज थी। और मुखारिज ने जो ज्यादा अपना राज किया वो किस किस एरिया में किया? तो ईस्टर्न निमार में किया। और असीरगढ़ जो कि बुरहानपुर में आता है, मतलब ये असीरगढ़ का किला भी बुरहानपुर में, आप बाद में देखेंगे, बहुत बाद में जब हम पढ़ेंगे किलों के बारे में, तो वहां पे ये है। फिर पांडव डायनेस्टी। तो पांडव डायनेस्टी ने मैकाल की जो माउंटेन है, मैकाल पर्वत श्रेणी के जो पहाड़ है अमरकंटक के पास, वहां पे उन्होंने राज किया। फिर शेल डायनेस्टी। शेल डायनेस्टी 8th सेंचुरी में आई थी और ये महाकौशल रीजन में ने राज किया। फिर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर थे धनती दुर्ग। और राष्ट्रकूटा ने कहाँ पे रूल किया? तो मतलब किस समय रूल किया? तो से लेके 10वीं सेंचुरी के बीच में किया। और राष्ट्रकूटास की भी दो ब्रांचेस थी मध्य प्रदेश में, ऐसा माना जाता है। तो फर्स्ट ब्रांच जो थी उनकी वो बैतूल अमरावती रीजन में थी। और सेकंड जो थी वो मनियाखेटा, जो अभी सोलापुर महाराष्ट्र में आने लगा है, मतलब तब उतने टाइम पे ये एक ही था। मतलब ये दोनों एरिया अब बाद में इंडिपेंडेंस के बाद ही सब डिवाइड हुआ, तो पहले तो इसी में आता होगा। तो मनियाखेड़ा ब्रांच जो थी वो ज्यादा पावरफुल ब्रांच थी राष्ट्रकूटास की। और उन्होंने उज्जैन पे कई बार अटैक किया और उन्होंने चालुक्याज ऑफ बादामी को भी हरा दिया था। फिर है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। तो फर्स्ट रूलर इसके थे नागभट्ट फर्स्ट। इनका कैपिटल उज्जैन था। और नागभट्ट किसके तरफ से हार गए, मतलब किससे लड़ाई करते हुए हार गए थे? तो वो ये जो ऊपर हम पढ़ते आए हैं, तो राष्ट्रकूटा रूलर जो धनती दुर्ग थे उनसे हार गए थे। और महेर भोज और प्रतिहार डायनेस्टी जो रूलर थे उन्होंने बुंदेलखंड में रूल किया, और उसके बारे में उनके 3 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमें। फिर उसके बाद चंदेल डायनेस्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें कुछ
हुआ है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें इस वाली डायनेस्टी में क्या हुआ बताते हैं। तो ये भी देखिए इसमें लिखा है, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट डायनेस्टी ऑफ मध्य प्रदेश। फाउंडर इसके नानुक थे। कैपिटल खजुराहो को बताते हैं, मतलब खजुराहो कैपिटल था। और जैसे ही इसमें देखिए लिखा है, आफ्टर द डेक्लाइन ऑफ गुर्जर प्रतिहार पावर। तो जैसे ही गुर्जर प्रतिहार पावर कम होने लगी तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट इमर्ज होके आए, जिसमें एक वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में एक राज्य था चंदेल। अब चंदेल डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ते हैं, तो चंदेल डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे, तो हर्षदेव थे, यशोवर्धनम थे, मतलब यशोवर्धनम, और धनदेव, गंडदेव, विद्याधर और विजयपाल। फिर यशोवर्धनम ने 1925 से लेके 1950 एडी में ही ग्रेटेस्ट रूलर थे चंदेल डायनेस्टी के। तो आप याद रखिए कि यशोवर्मन जो थे, उन्होंने चंदेल डायनेस्टी में इतने टाइम पे सबसे ग्रेटेस्ट रूलर वो थे। फिर उन्होंने अपना किंगडम जो है वो यमुना और गंगा जो नदी है उनके पास तक अपना फैला लिया था। और उन्होंने कलिंजर, एक जो राजा होंगे, उनको हरा दिया था। और फिर उन्होंने यहाँ पे चतुर्भुज टेम्पल बनवाया था, जिसको वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट करते हैं। और वहां पे उन्होंने वैकुंठ नाम की मूर्ति की भी स्थापना की थी। फिर इनके बाद एक और है धंगदेव, वो भी एक बहुत बड़े रियल फाउंडर कहलाते मतलब माने जाते हैं चंदेल डायनेस्टी के। और उन्होंने क्या क्या बनवाया था, तो उन्होंने पारशवनाथ और विश्वनाथ टेम्पल बनवाया था खजुराहो में। फिर विद्याधर ने जो है वो परमार रूलर को हरा दिया था भोज में। और उन्होंने फिर उसके बाद कंडरिया महादेव टेम्पल खजुराहो में स्थापना की, मतलब बना दिया। मतलब उन लोगों ने पहले विद्याधर जो थे उन्होंने डिफीट कर दिया था परमार रूलर भोज को। और फिर उसके बाद कंडरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में बनाया था। आप देखिए परमार डायनेस्टी, तो परमार डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो परमार डायनेस्टी भी इंपॉर्टेंट है बहुत। परमार डायनेस्टी के फाउंडर थे उपेंद्र राज। उन्होंने कैपिटल बनाया था धार को, धार मध्य प्रदेश। और इनके इंपॉर्टेंट रूलर थे वीर सिंह फर्स्ट, सियक फर्स्ट, वकपति फर्स्ट, वीर सिंह सेकंड, सियक सेकंड, और मुंज और सिंधुराज भोज फर्स्ट, राजा भोज। तो भोज फर्स्ट जो थे उनको राजा भोज नाम से जाना जाता है। अब जो लास्ट रूलर थे परमार डायनेस्टी को, उनको महकाल नाम से जाना जाता है। लेकिन जो अब हमें इसकी जो भोज परमार थे उनके बहुत सारे पॉलिटिकल कंट्री कल्चरल कंट्रीब्यूशन थी, वो हमें देखना पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले उनका टाइम पीरियड देखते हैं। तो जो भोज फर्स्ट थे उनका टाइम पीरियड है सन 1000 से लेके 1055 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं परमार डायनेस्टी के। और इन्होंने भोजपुर सिटी को भी इस्टेब्लिश की थी, उसका कंस्ट्रक्शन किया था और एक लार्ज पॉन्ड बनवाया था, जिसको नाम उन्होंने भोजसार दिया था। और जो अभी माना जाता है कि प्रेजेंट में ये अपर लेक ऑफ भोपाल है। भोपाल लेक जो है मतलब उसका अपर पार्ट है। फिर इनको कविराज का टाइटल भी मिला है। और इन्होंने 23 बुक्स लिखी थी, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं, तो आयुर्वेद, सर्वस्व, फिर है सरस्वती कंठभरम, फिर है राज मृगंग, और फिर है व्यवहार समुच्चय। तो ये उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है 23 बुक्स में से। फिर भोज ने एक यूनिवर्सिटी भी एस्टेब्लिश की थी धार में, जो कि संस्कृत यूनिवर्सिटी, मतलब संस्कृत स्टडीज के लिए ज़्यादा पॉपुलर है बहुत। और उसका नाम उन्होंने भोजशाला रखा था। और इसमें देवी सरस्वती का स्टैचू भी उन्होंने बनाया था। फिर उनके टाइम पे धार सिटी को एक सेंटर माना जाता था आर्ट एंड एजुकेशन का। फिर राजा भोज ने बहुत सारे मंदिर भी कंस्ट्रक्शन किए, जैसे शिव मंदिर हुआ एंड जैन मंदिर हुआ भोजपुर में। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ भोज परमार। तो वो एक बहुत बड़े ग्रेट रूलर थे। उनके 11 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमें। वो भी कहाँ-कहाँ से, तो उज्जैन, देवलपुर, धार, भोजपुर और मेहंदीपुर बालाजी रीजन जो एमपी के है वहां से।
फिर एज पर धार प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन भोज डिफीटेड कल्चुरी रूलर गंगेदेव। तो जो उनकी प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन है उससे ये पता चलता है कि उन्होंने गंगेदेव को हरा दिया था धार के। नहीं, धार की प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन जो है भोज की, मतलब उससे पता चलता है कि उन्होंने कलचुरी के रूलर गंगेदेव को हरा दिया था। लेकिन अब भोज भी डिफीट हो गए थे, भोज को अगर उन्होंने डिफीट किया था तो विद्याधर ने। और भोज कैसे हारे थे, तो भोज को लास्ट फेज में अपना फेस करना पड़ा एक अलायंस को, एनिमीज के अलायंस को। और उन एनिमीज के अलायंस में कौन कौन से थे, तो अपोजिशन के कौन कौन से रूलर थे जिनके एनिमी अलायंस ने उनके ऊपर अटैक किया था। तो भीम फर्स्ट गुजरात के माने जाते हैं, और चालुक्य ऑफ कल्याणी एंड रूलर ऑफ त्रिपुरी एंड त्रिलोचन पाल, इतने लोग ऐसे माने जाते हैं कि उन्होंने फिर ये इतने लोगों ने मिलकर आक्रमण कर दिया था राजा भोज के ऊपर। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कलचुरी डायनेस्टी। तो कलचुरी डायनेस्टी के 4 ब्रांचेस मानी जाती हैं, और इन्होंने ऐसा माना जाता है कि 1200 साल तक राज किया। अब उसमें से हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो 4 ब्रांचेस थी। तो सबसे पहले कलचुरी ऑफ महिष्मती है, फिर कलचुरी ऑफ त्रिपुरी है, त्रिपुरी जबलपुर वाला एरिया हो गया। फिर कलचुरी ऑफ रतनपुर, जो कि अभी बिलासपुर माना जाता है छत्तीसगढ़ का वो। फिर कलचुरी ऑफ रायपुर। और इसकी जो मेन ब्रांच थी वो त्रिपुरी वाली, जो जबलपुर वाली है, द मेन ब्रांच ऑफ कलचुरी वाज त्रिपुरी। और उसके रूलर जो थे वो करण थे। उनको हिंदू नेपोलियन माना जाता है मिलिट्री अचीवमेंट के कारण। अपनी जो उनकी मिलिट्री, मतलब उनकी सेनात्मक उपलब्धियां जो थी उसके कारण उनको हिंदू नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। फिर है कच्छप घाट डायनेस्टी। So this dynasty rules between 10 to 12th century in ग्वालियर। ग्वालियर और नरवार जो शिवपुरी के पास जो मतलब रीजन है वहां पे ये माना जाता है। फिर है यशवपाल डायनेस्टी। तो ये डायनेस्टी वहीं पे रूल किया, मतलब मैंने शिवपुरी बताया ना नरवार को, तो दिस डायनेस्टी रूल्ड इन नरवार रीजन इन लेटर 13th सेंचुरी। इनके बाद मतलब ये 10 to 12 ऊपर हो गया 13th सेंचुरी। फिर है तोमर डायनेस्टी। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी, क्योंकि इसमें ये राजा वीर सिंह देव थे और मानसिंह तोमर, तो इनके थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो तोमर डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो वीर सिंह देव थे। कैपिटल ग्वालियर को बनाया था। और मानसिंह तोमर थे वो ग्रेटेस्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के। उनकी पॉलिटिकल और कल्चरल अचीवमेंट्स बहुत सारी थी। उन्होंने गुर्जरी महल बनवाया ग्वालियर में, और मान मंदिर बनवाया ग्वालियर में, और मोती लेक बनवाई। और उन्होंने एक म्यूजिक घराना भी स्टैब्लिश किया था ग्वालियर में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट म्यूजिक घराना है इंडिया का। फिर उसके बाद है फारूकी डायनेस्टी। फाउंडर थे मालिक रजा फारूकी, और कैपिटल था बुरहानपुर। और इस डायनेस्टी ने रूल किया है साउथर्न मालवा में, जो कि निमाड़ और खानदेश मानी जाती है जगह है। फिर गोंडवाना डायनेस्टी। अब गोंडवाना डायनेस्टी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आफ्टर डेक्लाइन ऑफ खिलजी, जब खिलजी अब खत्म हुआ, उसके बाद गौंड डायनेस्टी इमर्ज हुई। गौंड डायनेस्टी की शुरुआत हुई। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर है वो संग्राम शाह गौंड है। और उनका बेटा था दलपत शाह गौंड। उन्होंने मतलब अपनी बेटे की शादी कराई थी चंदेल की रानी दुर्गावती से। और जब उनकी डेथ हो गई, इनकी संग्राम शाह की, आफ्टर द डेथ ऑफ संग्राम शाह हिज ग्रैंडसन वीर नारायण सिंह रूल्ड। लेकिन असली जो रूलर थी वो रानी थी, रानी दुर्गावती थी। और माना जाता है कि उन्होंने 16 साल तक गोंडवाना रीजन पे राज किया। और फिर अकबर ने गोंडवाना को अपने राज में मिला दिया इन सबको डिफीट करके बाद में। और उनका जो कमांडर था, सेनापति था, वो आसिफ खान था। और जो समाधि है दुर्गावती रानी की, वो हमें बरेला विलेज जबलपुर में देखने मिलती है। इसके बाद हमें मराठा एरा पढ़ना पड़ेगा, मतलब मराठा कोई डायनेस्टी नहीं है, मराठा एरा। तो मराठा एरा में बाजीराव फर्स्ट जो थे, 1720 से लेके 1740 एडी में फर्स्ट उन्होंने एक बार अटैक किया था मालवा में।
जो कि 1722 एडी में किया था। उसके बाद उन्होंने 1724 से लेके 1728 के बीच में एक बार फिर से अटैक किया था मालवा में, और इस बार उन्होंने निजाम को हरा दिया था अटैक करके, जो कि भोपाल के थे। अब ट्रीटी ऑफ दुरई मतलब एक संधि, जो दुरई मतलब एक एग्रीमेंट जो हो गया था दुरई का, उसमें कह सकता कि एक ट्रूस था। ट्रूस मतलब एक तरीके से एक एग्रीमेंट आप समझ सकते हैं, जिससे दोनों वॉर वगैरह फाइटिंग जो उनके आपस में होती है वो रोक देते हैं। तो उसमें ये डिक्लेयर हुआ था कि बाजीराव फर्स्ट और निजाम के बीच में, मतलब जो पहला फिर ये हुआ था, जैसे उन्होंने उनको हरा दिया था उसके बाद में ये समझौता हुआ था। और अकॉर्डिंग टू इट एंटायर मालवा रीजन लैंड बिटवीन नर्मदा एंड चंबल, जो भी जो मालवा का रीजन है चंबल और नर्मदा के बीच का, वो बाजीराव के पास चला गया था। और एक और टूर था उनके बीच में, मुगल और पेशवा के बीच में, जिसको जय सिंह ने तोड़ दिया था जुलाई 1741 एडी में। और मालवा रीजन वापस से पेशवा को दे दिया था। सॉरी, वापस से नहीं, लेकिन हाँ, मालवा रीजन जो है वो पेशवा को दे दिया था, और इतने टाइम पे पहली बार मराठाओं का रूल मालवा में आया। फिर उसके बाद छत्रसाल जो थे, बुंदेलखंड एडमिनिस्ट्रेटर मतलब महाराजा छत्रसाल जो थे, उन्होंने 1728 एडी में बाजीराव से मदद मांगी कि हमें मोहम्मद शाह बंगास जो अफगानी रूलर हैं उनको हराना है। और बाजीराव ने उनकी हेल्प की थी इन 1729। और जैसे ही ये विक्ट्री हुई तो फिर छत्रसाल को आधा बुंदेलखंड का राज्य दे दिया, मतलब छत्रसाल ने आधा बुंदेलखंड राज बाजीराव को दे दिया। ये आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, उसमें भी आप देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि हाँ, मतलब ऐसा था कि जो महाराजा छत्रसाल थे उन्होंने उससे मदद मांगी, फिर उन्होंने उसकी उनकी मदद की। फिर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी 1761 एडी में, उसमें मराठाओं की फिर हार हो गई थी। और इसमें अहमद शाह अब्दाली जो थे उनके थ्रू इनकी हार हुई थी। और इनकी हार के बाद फिर यहाँ पे जो सिंधिया होलकर इंडिपेंडेंट रूलर्स नॉर्थ इंडिया में बने। तो फिर हमें होलकर और सिंधिया वंश के बारे में अब पढ़ना पड़ेगा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं होलकर डायनेस्टी। तो होलकर डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो मल्हारा होलकर थे। उन्होंने कैपिटल किसको बनाया था? इंदौर को। उनका पूरा नाम था मराठा सरदार मल्हारराव होलकर। और उन्होंने होलकर डायनेस्टी की स्थापना मालवा में की। और आफ्टर फेसिंग डिफीट इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उन्होंने फिर एक कंस्ट्रक्शन किया था रॉयल पैलेस राजबाड़ा का, जो राजबाड़ा आज बहुत पॉपुलर जगह है इंदौर में, उसने उन्होंने ही इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। और फिर उनके बाद उनकी जो डॉटर इन लॉ थी, उनकी जो बहू थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने वो जगह सक्सीड मतलब उनका जो राज्य था उसको प्राप्त किया। अब अहिल्याबाई होलकर का सन का माना जाता है 1725 से लेके 1795। तो उनका बर्थ हुआ था चौंडी विलेज, अहमदनगर, महाराष्ट्र में, ऐसा माना जाता है। कैपिटल उन्होंने महेश्वर को बनाया। और अहिल्याबाई ने जो अपना राज स्थापन कब शुरू किया, मतलब कब से उन्होंने राज करना चालू किया, तो उनके पति के मृत्यु हो जाने के बाद। जो उनके पति थे उनका नाम था खानदेराव होलकर। और देवी अहिल्याबाई ने काफी सारे रोड्स, वेल्स, रिवर, घाट, टेम्पल बनवाए हैं, जिससे पता चलता है कि वो वेलफेयर वर्कर थी। फिर लास्ट हम पढ़ते हैं सिंधिया डायनेस्टी। तो सिंधिया डायनेस्टी के फाउंडर थे राणोजी सिंधिया। और उन्होंने 1810 तक कैपिटल बनाया था अपनी डायनेस्टी का उज्जैन में। तो आप याद रखिए कि अगर सिंधिया जो डायनेस्टी थी, उसका भी स्टार्टिंग में इनिशियल कैपिटल उन्होंने उज्जैन को बनाया था, लेकिन बाद में दौलत राव सिंधिया जी जो थे, उन्होंने उनका कैपिटल जो है उज्जैन से हटा के ग्वालियर कर दिया। और लास्ट हम पढ़ेंगे जो शिवाजी राव सिंधिया थे, उन्होंने अपना जो ग्वालियर प्रिंसिली स्टेट था वो यूनियन ऑफ इंडिया से, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया था, मिला दिया था 1947 में। ओके, और मैं कोशिश करूंगा कि ये नोट्स अगर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल पाऊँ इसकी लिंक, तो मैं शेयर करूंगा। ओके, तो आज हमने यूनिट 1 पूरा कंप्लीट कर लिया।